हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे कैश बैलेंस अप्रोच या कैश बैलेंस इक्वेशंस भी कहा जाता है। इसे कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर या इसे सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट दिया जाता है वो है डॉक्टर मार्शल्स। और उन्होंने अपनी ये सोच इसमें जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे उसमें से डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर पिगू, प्रोफेसर रॉबर्टसन और केन्स, इस तरह के इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी राय जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड करते थे उन्होंने दिया। और इसी वजह से इसे द कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहा जाता है। इससे पहले कैम्ब्रिज इकोनॉमिक्स ने अपनी ये थॉट्स देने से पहले आयरन फिशर, इन्होंने द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे वर्क करता है इसके बारे में हमें उनकी सोच मिलती है। पर बदलते समय के साथ जब आयरन फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी ये फेल होता है, उसके बाद बहुत से ही इकोनॉमिक्स ने उसको एक अल्टरनेट या उसकी क्वांटिटी ऑफ थ्योरी को चेंज करने या बदलते समय वो किस तरह से यूज हो सकती है, इससे अपने अपने थॉट्स यहाँ पे दिए हैं। और यही थॉट्स हम यहाँ पे कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कैश बैलेंस अप्रोच पढ़ने वाले हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में दो टाइप के हम यहाँ पे इक्वेशन देखने वाले हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दो टाइप में है। एक है आरविन फिशर जो उन्होंने दिया कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन, कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन। और सेकेंड है कैश बैलेंस इक्वेशन। कैश बैलेंस इक्वेशन ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कैश बैलेंस और जो डिमांड ऑफ मनी इस कैसे रिलेट करता है ये हमें थॉट्स दिए हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन जो फिशर्स ने हमें दिया है और कैश बैलेंस इक्वेशन कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। इन्होंने दिया है। कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन में फिशर हमें ये कहते हैं कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है उसे उन्होंने इग्नोर किया है और जो सप्लाई ऑफ मनी है इसे इम्पोर्टेंट दिया गया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ मनी को ही इम्पोर्टेंट दिया और ट्रांजैक्शन से ही किस तरह से क्वांटिटी थ्योरी में चेंजेस होते हैं उसमें उन्होंने क्वांटिटी ऑफ मनी, उसमें उन्होंने प्राइस में कैसे चेंज आएंगे और उसकी जो इफ़ेक्ट है और उस इफ़ेक्ट से वैल्यू ऑफ मनी किस तरह से चेंज होती है ये हमें बताया है। और इसमें उन्होंने जो इक्वेशन दिया वो PT इज इक्वल mv। और इसे
हम फॉर्मूला में लिखेंगे P इज इक्वल MVT। जब कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसे हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें जो कैश बैलेंस इक्वेशन है, इसमें हर इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी अलग अलग इक्वेशन दी है, जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसा चेंजेस हमें यहाँ पे हर इकोनॉमिक्स के इक्वेशन में दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो योगदान दिया है वो मार्शल ने, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में देखा जाता है। जब फिशर के क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जब इसे बदलते समय के साथ और जब इसे क्रिटिस किए गए, तब उससे ही नया जो इक्वेशन आया, उसे ही कैम्ब्रिज का क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी उभर के आता है। कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसे डेवलप होने से पहले भी इसे डिस्कस किया गया है विलियम पेटी, जॉन लॉक और कैटिलॉन। इस इकोनॉमिक्स ने अपने अपनी थॉट्स ये अपने अपने किताबों में दिए हुए हमें मिलते हैं। कैश बैलेंस अप्रोच में सबसे ज़्यादा चेंजेस है वो ये है कि इसमें डिमांड ऑफ मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिमांड ऑफ मनी, इसे अहम दिया गया है। और जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, इन दोनों सोच को यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम रोल यहाँ पे इस थ्योरी में ये निभाता है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स अगर कोई इंसान उसकी इनकम का कुछ प्रतिशत जो इनकम का जो कुछ प्रतिशत जो मनी है वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब कि ऐसा कैश बैलेंस में या बैलेंस रखना पसंद करता है। कोई भी चीज़ है, इमरजेंसी है या किसी का ट्रेड इन्वायरमेंट की वजह से है, प्राइस की लेन देन है, या बढ़ती हुई पॉपुलेशन, या उसकी डेली की जो ट्रांजैक्शन है उसे, या डेली की रूटीन में उसे जो चीज़ लगती है उसे लेना खरीदना, उसके लिए वो इंसान कैश अपने यहाँ पे रखने के लिए प्रेफरेंस करता है या लिक्विडिटी प्रेफरेंस करेगा। उसकी कुछ परसेंटेज की इनकम में वो बैलेंस अपने पास प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे जो डॉक्टर मार्शल ने कहा है कि वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस उसकी इनकम की 6%, 10% या 20% ये होगी। इनकम में से उसकी जो इनकम है उसमें से 6%, 10% या 20% कैश प्रेफरेंस करेगा अपने पास रखने के लिए। दूसरी चीज़ उन्होंने ये दी कि एक तो जो डिमांड है मनी की बढ़ने की, वो दो तरह की है। एक तो इनकम है, वो इनकम मनी के थ्रू प्रेफरेंस करेगा, या एसेट, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी की जो एसेट बनती है, वो एसेट के ऐसे दो तरह के डिमांड क्रिएट करने की वजह बनती है।
अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ता है तो डिमांड ऑफ मनी भी बढ़ता है। अगर बढ़ता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ता है तो डिमांड ऑफ मनी भी बढ़ता है। अगर इन केस लिक्विडिटी प्रेफरेंस घटता है तो डिमांड ऑफ मनी भी घटता है। इसमें उन्होंने कहा है जब डिमांड ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी इसमें किस तरह का रिलेशन बनता है, तो उन्होंने कहा है कि डिमांड ऑफ मनी डिपेंड है लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे। अगर ये डिमांड किसकी वजह से बढ़ेगी लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखने की, तो लोगों की जो इनकम है वो किस तरह की है, वीकली है, ईयरली है या मंथली है, या उसका जो इनकम है ये टाइम पीरियड किस तरह का है, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस किस तरह से है, बढ़ने वाली है या घटने वाली है, उस तरह से मनी की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी। उसके सिर्फ ट्रेड इन्वायरमेंट किस तरह से है उस पे भी वो डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिवली है या नेगेटिवली है, जो उसका इन्वायरमेंट है बिजनेस करने का या ट्रेड होने का, वो भी डिपेंड यहाँ पे करता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस करने के लिए। उसकी तरह पेमेंट का टाइम किस तरह होता है बिजनेस का, और सबसे ज़्यादा इस पे इफ़ेक्ट करता है लोगों की पॉपुलेशन। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड ऑफ मनी क्रिएट करती है। इसके अपोजिट या इनवर्स, अगर ये जो इनकम, टाइम पीरियड, प्राइस, वेलोसिटी, ट्रेड इन्वायरमेंट या पेमेंट टाइम और पॉपुलेशन ये अगर कम है तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कम होगी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम होने की वजह से ही डिमांड ऑफ मनी भी कम होगी। यहाँ पे अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस और वैल्यू ऑफ मनी किस तरह से रिएक्ट होती है ये हम देखते हैं। इन केस लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर बढ़ता है, लोगों को के पास मनी बैलेंस रखना प्रेफरेंस करते हैं, तो एक्सपेंडिचर घटता है। वो घटने की वजह से जो डिमांड है वो भी घटेगी। डिमांड घटेगी तो प्राइस लेवल भी घटेगी। प्राइस लेवल घटने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी। अगर लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा किया तो लोगों का जो खर्चा है वो घटेगा। लोगों का खर्चा घटेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए जो डिमांड है वो भी घटेगी। प्रोडक्ट की डिमांड घटेगी तो प्राइस लेवल भी घटेगी। प्राइस लेवल घटने की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उसका वैल्यू बढ़ेगा। इसके अपोजिट अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस घटता है, लोगों के पास जो पैसा है वो सेविंग करना या कैश बैलेंस प्रेफरेंस करना अगर घटता है, तो इसकी वजह एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने की वजह से जो प्राइस लेवल है वो भी बढ़ेगा। प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी घटेगी। यहाँ पे इसके अपोजिट हुआ, लिक्विडिटी प्रेफरेंस लोगों के पास बैलेंस कैश रखना प्रेफरेंस करना अगर कम होता है
तो कम होने की वजह है कि लोगों का एक्सपेंडिचर बढ़ा है। एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से डिमांड होगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस जो प्रोडक्ट की है वो बढ़ेगी। वो बढ़ने की वजह से वैल्यू ऑफ मनी ये घटती है। इस तरह से हमने यहाँ पे देखा डिमांड ऑफ मनी की किस तरह से रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे हम देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी किस तरह से वर्क करती है। अगर हम यहाँ पे मान ले कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, इस तरह से वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स होने की वजह से जो सप्लाई ऑफ मनी है अगर बढ़ता है, ये बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। प्राइस बढ़ने की वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो घटता है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, पॉजिटिव है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस यहाँ पे हमने कांस्टेंट माना है, इसमें कोई भी चेंजेस होते नहीं है। सिर्फ चेंजेस होंगे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ने की वजह से। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो वैल्यू ऑफ मनी घटेगी। यहाँ पे इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट या पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर इसी तरह हम देखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी अगर घटता है, ये घटने की वजह से प्राइस हमारी घटेगी। प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो घटेगी, उसका इफ़ेक्ट होता है वैल्यू ऑफ मनी। तो इससे वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स। इस तरह से मनी अगर घटती है तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ती है। यहाँ पे सप्लाई जब बढ़ता है मनी का तो वैल्यू ऑफ मनी घटती है। तो इस तरह से सप्लाई ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ पे रिलेशनशिप मिलता है। यहाँ पे मार्शल अपनी इक्वेशन इस तरह से देते हैं। उन्होंने इस इक्वेशन में कहा है कि ये इक्वेशन बढ़ने की वजह है लोगों की इनकम जो आती है, और उसमें से उन्होंने कहा है कि 6%, 10% या 20% इसमें से लोग कैश बैलेंस या लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखने की लोग सोचते हैं। कुछ भी इमरजेंसी या डेली की रूटीन में लेना, खरीदना, बेचना, इस तरह की ट्रांजैक्शन करने के लिए ही लोग इसे 6%, 10% या 20% बैलेंस, कैश बैलेंस या प्रेफरेंस करना सोचते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा है ये जो बैलेंस रखने का या लिक्विडिटी प्रेफरेंस ये होता है दो टाइप में। एक होता है इनकम, इनकम के रूप में होता है, और एक होता है एसेट। मान लीजिए अगर किसी इंसान की जो इनकम है वो इनकम अगर 100 करोड़ आती है तो उसमें से अगर वो 10% भी प्रेफरेंस करता है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखना पसंद करता है, तो ये होता है 10 करोड़। उसी तरह से एसेट में उसके पास अगर एसेट 100 करोड़ है तो उसमें से भी वो 10%, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं 10% वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखना पसंद करता है, तो ये भी हो गया 10 करोड़। तो ये 10 करोड़ और ये 10 करोड़, ये हो गया 20 करोड़। मीन्स उसके
200 करोड़ में से ये 200 100 करोड़, ये 100 करोड़, इन दोनों की टोटल 200 करोड़, इसमें से 20% मीन्स यहाँ पे 20 करोड़, ये हर इंसान 20 करोड़ अगर बैलेंस या लिक्विडिटी प्रेफरेंस रखना पसंद करता है तो एक्चुअल में जो मनी जो इकोनॉमी में घूम रही है वो 20% या 20 करोड़ ये कम हो जाएगी, जो ना ही कुछ ट्रांजैक्शन में आएगी ना उसी लेन देन में आएगी। लोग इसे प्रेफरेंस करेंगे इमरजेंसी या किसी चीज़ की लेन देन के ऐसी चीज़ों के लिए रखेंगे, और ये सोच के ही रखेंगे कि फ्यूचर में कोई चीज़ आए तो उसे फेस करने के लिए ये जो कुछ परसेंट रखते हैं वही परसेंट उनको फ्यूचर में काम आएगा। तो ये जो 20% मार्केट में जो इनकम और एसेट से जो गायब हो गए हैं, यही डिमांड फिर बढ़ेगी, यही डिमांड ऑफ मनी मार्केट में फिर लाने के लिए गवर्नमेंट को फोर्स होगा, और गवर्नमेंट फिर यहाँ पे ये जो 20% जो लोगों से इनकम और एसेट्स के थ्रू जो रहा है उनके पास, ये फिर मार्केट में फ़्लो हो जाएगा, और ये फ़्लो होते ही इक्विलिब्रियम, डिमांड ऑफ मनी, डिमांड ऑफ सप्लाई, ऐसी कंडीशन फिर क्रिएट होती है। उनके इस इक्वेशन में उन्होंने जो दिया है वो है M इज इक्वल के वाई प्लस के ए। यहाँ पे M है क्वांटिटी ऑफ मनी, यहाँ पे Y है मॉनेटरी इनकम, नेक्स्ट है यहाँ पे K है फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन मॉनेटरी इनकम में से जो हमने यहाँ पे देखा 10% यहाँ से वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस करके रखेगा, वही यहाँ का के हमें ये इंडिकेट करता है फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है ए यहाँ पे वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट के डैश जो यहाँ पे है वो हमें इंडिकेट करता है फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन किस तरह का होगा, वैल्यू ऑफ एसेट का। यहाँ पे हमने देखा एसेट 10 करोड़ 10% रखता है और इनकम का 10%, ये 10% तो ये 10% इनकम का, मॉनेटरी इनकम का, और यहाँ का जो के है वो 10% वैल्यू ऑफ एसेट से लिया गया है। यहाँ पे मार्शल कहते हैं जो वाई है, जो मॉनेटरी इनकम जो इनकम है वो किस तरह से आएगी, वही है हमारा पीओ। पी मीन्स प्राइस लेवल, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट से तो ये दोनों एक दूसरे को मीन्स प्राइस लेवल मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट से तो हमें यहाँ पे वाई जो इनकम मिल पाएगा। तो यहाँ उन्हें कहना है जो वाई है वही हमारा
ओ है, या हम वाई अजूम कर ले या पी ओ अजूम कर ले, ये इंडिकेट करता है वो कंट्री की जो इनकम है वो इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम एम, अगर यहाँ पे हम वाई निकाल दे, वाई की जगह हम प्राइस और आउटपुट इसको ही जो इक्वेशन में लेते हैं, तो यहाँ पे एम इज इक्वल के पी ओ, ये दिया हुआ इक्वेशन हमें मिलता है। तो ये इक्वेशन कहता है कि जो P इज इक्वल एम अपॉन के ओ, हमें अगर प्राइस की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू रख के हम प्राइस लेवल निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें P जो इंडिकेट करता है प्राइस लेवल, अगर हमें वैल्यू ऑफ मनी निकालना है तो वो बनेगा 1/P, ये हो गया वैल्यू ऑफ मनी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर हमारा M और हमारा आउटपुट, अगर ये दोनों भी कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और हमारा अगर K इसमें अगर चेंज होता है फ्रैक्शन, इसमें लिक्विडिटी प्रेफरेंस बढ़ता है, इसमें अगर चेंज आएगा तो हमारा प्राइस लेवल भी चेंज दिखाई देगा है। तो ये जो रिलेशनशिप है वो है इनवर्स। अगर इन केस हम मान ले, अगर हमारा के और हमारा आउटपुट ये दोनों अगर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अगर हमारे एम में चेंज आता है तो हमारे प्राइस में भी चेंज आएगा, इसे कहते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे अगर हमारा क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आएगा, जब के और ओ जो फ्रैक्शन है हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस और आउटपुट, ये दोनों कांस्टेंट है, इसमें कोई अगर चेंज नहीं होता है, तो हमारे क्वांटिटी ऑफ मनी में चेंज आने की वजह से प्राइस में चेंज आएगा। तो ये रिलेशनशिप हमें डायरेक्ट बताएगा। और अगर एम क्वांटिटी ऑफ मनी और आउटपुट ये कांस्टेंट हम मान लेते हैं, तो हमारे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, बैलेंस रखने की जो पसंदी है, अगर उसमें चेंज आएगा तो उसकी चेंज आने से प्राइस भी चेंज होगा। जो के अगर बढ़ता है तो प्राइस हमारा घटेगा, अगर के हमारा घटेगा तो प्राइस हमारा बढ़ेगा। जो इसमें जो रिलेशनशिप आएगा वो होगा इनवर्स। जब एम और ओ यहाँ पे कांस्टेंट है, वैसे ही अगर हमारा के और आउटपुट फ्रैक्शंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और आउटपुट, अगर इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो हमारा अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है तो प्राइस लेवल भी उसी तरह बढ़ेगी। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी घटती है तो उसी तरह ही प्राइस लेवल भी घटेगी। इस तरह का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, जो इसमें चेंज आएगा उस तरह से इसमें चेंजेस आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें और चेंज आएगा तो इसके अपोजिट ये रिएक्ट करेगा, इसमें अगर सेम होता है तो उसमें इन्वर्स ये रिएक्शन देता है।
मार्शल के इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी जो M है, यहाँ पे हमारा 10,000, हमारा आउटपुट 20,000, करोड़ों में। तो हमारा यहाँ पे जो K है वो हमारा 1/10। तो यहाँ पे हमारी जो प्राइस है वो कितनी होगी ये हमें ढूंढना है। तो यहाँ हमने वैल्यू तो रख दी, हम यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर इक्वेशन लिया P इज इक्वल M/KO, प्राइस लेवल, क्वांटिटी ऑफ मनी, K मीन्स फ्रैक्शन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, O आउटपुट। उस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। M हमने लिया 10,000, K हमारा यहाँ पे 1/10 मल्टीप्लाई हमारा आउटपुट 20,000। तो ये हम कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो वैल्यू आएगी वो P हमारा 5 रुपीस करोड़। ये वैल्यू हमें मिलती है। अगर हम यहाँ पे समझें कि हमारा K अगर ये हाफ हो जाता है, मीन्स यहाँ पे जो 1/10 है, यहाँ पे हमारा K 1 अगर उसमें भी हाफ होता है तो 1/20 ये वैल्यू हमें मिलती है। उस तरह से हम फिर फॉर्मूला यूज़ करते हैं P इज इक्वल M/KO। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं 10,000, K हमारा 1/20 मल्टीप्लाई जो हमारा आउटपुट 20,000 अपॉन 1। तो यहाँ पे जो हमें प्राइस की जो वैल्यू मिलती है, तो यहाँ पे P पूछा कहाँ कितना होगा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो P है वो हमें 10 रुपीस करोड़ों में मिलेगा। मीन्स यहाँ पे P हमारा 10 रुपीस करोड़। जो यहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप बताता है K और P के बीच, वो है इनवर्स। उसी तरह अगर हम यहाँ पे अज्यूम कर ले कि हमारा जो K है वो अगर डबल हो जाता है, मीन्स यहाँ पे 1/10 था, यहाँ पे हमने सोचा उसकी जो K है उसकी वैल्यू घटती है, जो प्रेफरेंस करना वो कम होता है, तो प्राइस में किस तरह से चेंज आएगा यहाँ पे हम देखेंगे। अगर K ये डबल होता है तो ये होगा 1/5। तो प्राइस हमारा कितना होगा, ये सॉल्व करने के लिए हम वैसे ही फॉर्मूला डाल देते P इज इक्वल
m अपॉन के ओ। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। हमारा m 10,000 और हमारा k 1/5 मल्टीप्लाई हमारा आउटपुट 20,000 अपॉन 1। तो यहाँ पे जो हमारा P आता है वो आता है 2.5 रुपीज़ करोड़। तो ये P हमारा 2.5 रुपीज़ करोड़ ये वैल्यू हमें मिलती है। तो यहाँ पे जो K एंड P ये जो रिलेशनशिप बताता है इनवर्स, K में चेंज होने से अगर K यहाँ पे हाफ होता है तो हमें प्राइस बढ़ी हुई दिखाई देती है। अगर K हमारा इसमें अगर डबल होता है तो यहाँ पे हमारी प्राइस घटती है। जो रिलेशनशिप यहाँ पे बताया है वो इन्वर्स रिलेशनशिप बताया गया है। मार्शल के जो ये इक्वेशन देने के बाद इसमें तो कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अहम रोल निभाता है और इसे बहुत ही क्रेडिट मिलता है डॉक्टर मार्शल को। बट आगे जाके बदलते हुए सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स यहाँ पे ऑब्जेक्शन लेते हैं और उन्होंने यहाँ पे अपनी इक्वेशन देने की प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर मार्शल के बाद आगे पिगू, रॉबर्टसन और केन्स इन्होंने इक्वेशन देके जो चेंजेस किए हैं मार्शल के इक्वेशन में देने का प्रयास किया है। इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही डॉक्टर मार्शल की इक्वेशन के बारे में। थैंक यू।